हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका इन्वेस्टवाइज में बहुत बहुत स्वागत है। कल से नया हफ्ता शुरू होने वाला है और हर ट्रेडर और इन्वेस्टर यही सोचता है कि इस हफ्ते स्टॉक्स में और इंडेक्स में क्या होगा। तो हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम देखेंगे कि अगले हफ्ते क्या हो सकता है इंडेक्स में और पिछले हफ्ते क्या डेवलपमेंट्स हुई। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल के पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए और सपोर्ट देने के लिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। निफ्टी हालांकि पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा रिकवरी की है। हर हफ्ते ये हायर हाइज बनाता जा रहा था और इसने ये जो पिछले यहाँ पे जो हाइज हैं वो भी इसने ब्रेक किए और नया हाई बनाया। लेकिन यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस 2 है। यहाँ पे आके इसको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और इसने जो पूरा हफ्ता है वो 1.67% नेगेटिव में क्लोज किया, अबाउट 170 पॉइंट नीचे। अगर हम एक महीने और 3 महीने की बात करें तो एक महीने में इसने 9% इंक्रीज किया और 3 महीने की बात करें तो इसने टोटल लगभग 8.5% इंक्रीज किया। और यहाँ से अगर हम मंथली चार्ट को देखें, अप्रैल में इसने अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन मई में ये पहले नीचे गिरा और इसने एंड किया जब बहुत ही स्लाइटली ऊपर। जून में खुला ही गैप अप और यहाँ से इसने जो फ्राइडे को ये नेगेटिव टेरिटरी में आ गया था, यानी कि अपने जून के ओपनिंग लेवल से भी नीचे। लेकिन टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे इसने सारी रिकवरी करके 70 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है और फिलहाल ये जून के महीने में हल्का सा ऊपर है। लेकिन फिर भी हम जैसे देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा कन्विंसिंगली ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, तो अभी भी नीचे आने का खतरा बना हुआ है। और मैं समझता हूं कि अगर 9700 से जब तक ये ऊपर ट्रेड करता रहेगा तो यहाँ से कंसोलिडेट करके हो सकता है ऊपर भी जाए। लेकिन अगर ये 9700 के नीचे क्लोज होता है तो ये नीचे भी आ सकता है, 8800 तक के लेवल्स भी टच कर सकता है। और इसके जो ईएमएस हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 20 डे का है 9729, 50 डे का है 9642 और 200 डे का है 10553। और इसके जो पिवट पॉइंट्स हैं वो है, करंट पिवट पॉइंट है इसका 9328। इसका फर्स्ट सपोर्ट है 9058 पे और सेकंड सपोर्ट है 8536 पे। और अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो ये अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है 9850। इसका सेकंड रेजिस्टेंस है 10120, जहां से ये पिछली बार भी प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आया था। तो ये लेवल्स इसके लिए काफी क्रूशल हैं। हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह 380 पॉइंट नीचे ऑन अ वीकली बेसिस नीचे क्लोज हुआ है, लगभग 2.5%। और अगर हम इसके एक महीने और 3 महीने की बात करें तो एक महीने का इसका लेवल था 8.32% ऊपर, लेकिन 3 महीने में ये 10.59% नीचे क्लोज हुआ है। तो इट इज अंडर परफॉर्मिंग द निफ्टी। और इसमें अगर हम यहाँ डेली चार्ट्स पे देखें तो ये इसका रीसेंट हाई बना था 30 अप्रैल को और ये उसको बहुत ज्यादा कन्विंसिंगली ब्रीच नहीं कर पाया। जिस तरह निफ्टी अपने सेकंड रेजिस्टेंस लेवल तक गया, ये अपने सेकंड रेजिस्टेंस लेवल तक नहीं जा पा रहा है और लगभग फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही इसने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। और यहाँ पे भी इसने खूब बड़ी रिकवरी करी, करीब 700-800 पॉइंट रिकवर करके ये ऊपर क्लोज हुआ अपने पिछले दिन के क्लोजिंग के मुकाबले। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो मंथली चार्ट्स पे अप्रैल में इसने जो रिकवरी की वो निफ्टी के मुकाबले काफी वीक थी। मई में जबकि निफ्टी हल्का सा ग्रीन में क्लोज हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी रेड में ही क्लोज हुआ। जून में इसने थोड़ा गैप अप ओपनिंग की है, लेकिन हम देख सकते हैं कि अप्रैल के हाईज भी ये ब्रीच नहीं कर पा रहा है। ये जो जून में इसने अपर शैडो बनाया है ये अप्रैल के महीने से भी कम है और यहाँ पे भी इसने मोस्टली अपने सारे गेन्स गिव अप कर दिए हैं। तो यहाँ जो उसने पिछले महीने पुल बैक किया था मई में, लोअर शैडो इसका काफी नीचे तक गया लेकिन इसने काफी ऊपर क्लोजिंग की, लेकिन उसका बेनिफिट ये उठा नहीं पाया जून में और इस काफी ज्यादा ऊपर भी नहीं जा पाया और इसने अभी तक जो किए थे गेन्स वो भी काफी हद तक इसने गिव अप कर दिए हैं। और अगर ये पुल बैक नहीं हुआ होता जो फ्राइडे को हुआ तो अभी निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी नेगेटिव में ही होता। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को लेके कि वीक बायस है दोनों का। और
धीरे धीरे अब इन दोनों इंडेक्सेस में प्रॉफिट बुकिंग आती जा रही है। तो यहाँ पे भी इसके जो पिवट पॉइंट्स हैं, ऊपर की साइड पे सेकंड रेजिस्टेंस है 22,403 पे और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 20,850 पे। तो ये फिलहाल अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस से भी थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है हल्का सा। इसका पिवट पॉइंट है 18,977 का। इसका फर्स्ट सपोर्ट है 17,424 का और सेकंड सपोर्ट है 15,552 का। और इसके अगर हम ईएमए की बात करें तो 20 डे ईएमए है 20,028 पे, जिससे ये थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट अपने 50 डे ईएमए से भी थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि है 20,621 पे, मार्जिनली ऊपर है। हालांकि ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि इसने बहुत अच्छा पुल बैक दिखाया फ्राइडे को। और अब इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है ईएमए, वो है 25,274, जिससे काफी अभी तक नीचे है। तो जब तक ये 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज नहीं होता है, काफी वीकनेस देखने को मिल सकती है हमें। और जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ओवरऑल पिछले 2-3 महीने में भी इसने जो फॉल थी उसके मुकाबले बिल्कुल बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं की है। और अब ये हम सब जानते हैं कि अप्रैल मई जून का क्वार्टर में बहुत ज्यादा शायद लैंडिंग नहीं हुई होगी, क्योंकि एक तो लॉकडाउन काफी समय तक था और जो बिजनेस खुले भी होंगे पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने भी हो सकता है बहुत ज्यादा बोरिंग ना की हो बैंक से, सिर्फ अपने वर्किंग कैपिटल के लिए अगर उनको कुछ फंड्स चाहिए तो वो वही किए होंगे। लेकिन क्योंकि हो सकता है डिमांड सबड्यूड रहे और मुझे लगता है डिमांड इतनी जल्दी शायद वापस ना आए। ओवरऑल ग्लोबल जो माहौल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अभी मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपको एकदम चौंका देंगे और उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा और मैं आपको एक बहुत अच्छी यहाँ से टिप भी दूंगा टुवर्ड्स द एंड। तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब अगर हम सेक्टोरल एनालिसिस की बात करें तो उसमें एक हफ्ते, एक महीने और 3 महीने का चेंज दिया है। तो हम देखें तो निफ्टी रियलिटी को छोड़ के पिछले एक हफ्ते में बाकी सारे इंडाइसेस ने नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। तो जो आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स था वो था निफ्टी रियलिटी, और जो वीकेस्ट इंडेक्स था वो था निफ्टी ऑटो, जो -2.1% गया। अगर हम एक महीने की बात करें तो उसमें निफ्टी रियलिटी ने 18.2% रिटर्न्स दिए, जो कि हाईएस्ट थे। और निफ्टी फार्मा ने सरप्राइजिंगली सिर्फ 6.7% रिटर्न्स दिए, जबकि निफ्टी फार्मा अभी तक का मोस्ट आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है ओवरऑल, अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें। और 3 महीने का अगर हम देखें परफॉर्मेंस, तो निफ्टी रियलिटी जो है वो मोस्ट उसने अंडर परफॉर्म किया है बाय 20.7%, और निफ्टी फार्मा ने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दी है 30.3% की। तो ओवरऑल देखें तो पिछले 3 महीने में एफएमसीजी, जो कि एक डिफेंसिव सेक्टर है, और फार्मा भी एक डिफेंसिव सेक्टर है, सिर्फ इन्हीं दोनों ने आउट परफॉर्म किया है। बाकी सारे इंडाइसेस नेगेटिव में हैं, जिसमें से निफ्टी रियलिटी सबसे ज्यादा नीचे और सर्विसेज सेक्टर भी नीचे है। और मंथली बेसिस पे सारे इंडाइसेस ऊपर थे, और एक हफ्ते में सिर्फ निफ्टी रियलिटी ने आउट परफॉर्म किया है, बाकी सारे इंडाइसेस ने अंडर परफॉर्म किया है। ब्लू चिप स्टॉक्स अगर हम देखें जो 200 डे ईएमए से भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम होंगे क्योंकि निफ्टी भी 200 ईएमए से नीचे ट्रेड कर रही है इस समय। तो ये स्टॉक्स कंपैरेटिवली अच्छे माने जा सकते हैं, और क्योंकि ब्लू चिप्स हैं तो अगर आप चाहें तो अपनी रिसर्च करके इनमें इन्वेस्टिंग का सोच सकते हैं, अगर इसमें कोई नेगेटिव टेक्निकल इंडिकेटर नहीं आ रहे हैं। इनके चार्ट्स मैंने फिलहाल स्टडी नहीं किए हैं, तो अगर आप चाहें तो अपने एंड पे कर सकते हैं। और अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स से फेमिलियर आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं हैं या बिल्कुल ही नहीं आते हैं, तो मैंने एक वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न से बनाई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ये जो स्टॉक्स हैं ये हैं कोलगेट पाल्मोलिव, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बजाज ऑटो, अंबुजा सीमेंट्स, टीसीएस, भारती इन्फ्राटेल, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, अदानी पोर्ट्स, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड हीरो मोटोकॉर्प। अगर हम मिड कैप स्टॉक्स की बात करें, जो है एरिक लाइफ साइंसेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एआईए इंजीनियरिंग, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एम्फिसिस, ट्रेंट, नाटको फार्मा, फाइजर, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, अमर राजा बैटरीज, अदानी गैस, आरती इंडस्ट्रीज, एमआरएफ लिमिटेड, एक्सावे टेक्नोलॉजीज, हैटसन एग्रो प्रोडक्ट्स, एल्केम लैब्स और वर्लपूल ऑफ इंडिया। तो इन स्टॉक्स को आप देख सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट अमर राजा बैटरीज पे है तो उस पे मैंने एक वीडियो कुछ समय पहले बनाई थी, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा इंसाइट मिल जाएगी कि मेरे को क्या लग रहा है अमर राजा बैटरीज को लेके।
तो अगर आपका उसमें होल्डिंग है या आप उसको लेने की सोच रहे थे तो उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। इंस्टीट्यूशनल फंड फ्लोज की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते एफआईज और डीआईज दोनों ने ही सेलिंग की है, 1731 करोड़ और 400 करोड़। अगर हम एक महीने की बात करें यानी कि जून के महीने की, तो एफआईज ने 12,200 करोड़ के लगभग पॉजिटिव इनफ्लो है उनका, और डीआईआईज ने सेलिंग की है टोटल लगभग 2000 करोड़ की। और अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें यानी कि जून से पहले के 3 महीने की, तो एफआईआईज ने टोटल पैसे निकाले 57,846 करोड़, और डीआईआईज ने जो पैसे डाले वो थे 66,126 करोड़। तो ओवरऑल पिछले 3 महीने में नेट इनफ्लो थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, जून में थोड़ा सा इनफ्लो ज्यादा हुआ है लगभग 10,200 करोड़ के आसपास, लेकिन फिर भी इंडेक्स जो है प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते दोनों एफआईज और डीआईज दोनों ने सेलिंग शुरू कर दी है, तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए स्टॉक्स को लेके, खास करके जिन स्टॉक्स ने ज्यादा परफॉर्म किया है। और फाइनेंशियल्स को अगर हम बात करें लेके, तो फाइनेंशियल्स की अप्रैल टू जून क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अगले महीने से आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये मान के चल सकते हैं कि बहुत ज्यादा ये लेंडिंग नहीं कर पाए होंगे, और हो सकता है कुछ कंपनी स्ट्रेस में भी आ गई हो तो इनको प्रोविजनिंग ज्यादा भी करनी पड़ सकती है। तो यहाँ से, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर नॉर्मली आउट परफॉर्म करता है जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है, लेकिन जब इकोनॉमी थोड़ा डाउनफॉल में होती है तो नेचुरली प्रोविजनिंग बढ़ जाएगी फाइनेंशियल कंपनीज की, और उनकी लेंडिंग भी कम होगी, प्लस उनका शायद इंटरेस्ट आउटफ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग बोरो कम करेंगे और सेविंग ज्यादा करेंगे, तो उस वजह से उनका इंटरेस्ट नेट जो इनफ्लो है वो कम हो जाएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो जाएगा। और इसी वजह से आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कि बैंक्स ने खास करके अपने जो सेविंग्स के रेट्स हैं वो धीरे धीरे कम करने शुरू कर दिए हैं। तो पहले अगर 3.5% रेट्स होते थे कई बैंक्स के, तो वो 3.25 तक भी ले आए हैं, और बाकी जो बैंक से जो ज्यादा रेट भी ऑफर कर रहे थे वो भी उन्होंने भी अपने रेट धीरे धीरे कम करने शुरू कर दिए। तो बड़े कम बैंक्स हैं जो आजकल ज्यादा रेट दे रहे हैं, और मोस्टली जो बड़े बैंक्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब जो है ये अपने सेविंग्स के रेट्स कम करते जा रहे हैं। ग्लोबल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में हालांकि सारे ही इंडेक्स अगर आप देखें तो नेगेटिव में ही थे, लेकिन सबसे कम जो गिरा वो था शंघाई कॉम्पोजिट, और सबसे ज्यादा जो गिरा वो था डैक्स। और एक मैं जो बात बताने वाला था वो ये था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और उनकी जो बजट कमेटी है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये जो रिसेशन होगा इंग्लैंड में, ये पिछले 300 सालों का सबसे बड़ा रिसेशन होगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो करीब ऑलमोस्ट 100 साल पहले जो ग्रेट रिसेशन आया था, ये उससे भी बड़े रिसेशन की बातें हो रही हैं, वो भी इंग्लैंड जैसी इकोनॉमी में जो काफी ऊपर रैंक होती है, टॉप 10 इकोनॉमीज में आती है वर्ल्ड में। और इवन अगर हम बात करें यूएस इकोनॉमी की, तो वहां पे करीब 2 करोड़ लोगों को ले ऑफ किया गया था पिछले 3 महीने में, लेकिन पिछले महीने की जो रिपोर्ट्स आई मई की, उसमें लगभग 30 लाख लोगों को वापस एम्प्लॉय किया गया था। लेकिन फिर भी जो टोटल ले ऑफ्स हैं वो कहीं ज्यादा हैं, कुछ कंपनीज बंद भी हुई हैं। हालांकि बातें चल रही हैं कि दे वांट टू हैव देयर ओन डिपेंडेंस इन देयर ओन कंट्री, as far as मेजर थिंग्स लाइक मेडिसिन, पीपी किट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ और क्रिटिकल चीजें हो गई, सेमीकंडक्टर्स हो गए, जिस पे ये बहुत ज्यादा रिलाई करते थे चाइना जैसी कंट्रीज पे। तो कुछ कंट्रीज अब चीजें अपने यहाँ पे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना चाहती हैं ताकि सप्लाई चेन डिसरप्ट ना हो और उनकी इकोनॉमीज को फर्क ना पड़े। लेकिन पिछले कुछ टाइम पहले रिपोर्ट आई थी कि शायद जापान हैज मोस्ट प्रोबब्ली एंटर्ड इनटू अ रिसेशन, और कई और कंट्रीज की भी हालत ठीक नहीं है। धीरे धीरे इंडिया की भी जो इकोनॉमी है वो उसका जीडीपी धीरे धीरे हर क्वार्टर कम होता जा रहा है। तो ये कंसर्निंग फैक्टर्स हैं, और शायद इतनी जल्दी कोरोना की ये महामारी एंड शायद ना हो, इसमें समय लग सकता है। और उसकी वजह से कुछ हो सकता है, क्या पता सिचुएशन कभी अगर ज्यादा खराब हो जाए तो लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए, दोबारा से लॉकडाउन आ जाए और पूरे तरीके से कंपनीज फंक्शन ना कर पाए, तो उसकी वजह से भी जो आउटपुट है, प्रॉफिट जो हैं कंपनीज के, जो बोरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, एनपीए लेवल्स बढ़ सकते हैं, बड़े सारे और कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। और गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट भी एज इट इज बढ़ा हुआ है। उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया विच अमाउंट्स अराउंड 10% ऑफ जीडीपी।
तो वो भी बहुत ज़्यादा है, तो आगे शायद गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ हो जाएगा कोई और पैकेज अनाउंस करना अगर हालात यहाँ से बिगड़ते हैं तो ये सब बातों का ख्याल रखते हुए आई थिंक वी शुड बी कॉशियस नाउ, क्योंकि बहुत अच्छा बाउंस बैक हमने देखा, लेकिन दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन एनी फंडामेंटल गुड न्यूज और एनी फंडामेंटल फैक्टर्स। तो बाउंस बैक था, शायद एक डेड कैट बाउंस जैसे होता है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन कोई भी कंट्रोल में नहीं है, न जीडीपी बढ़ रहा है, न कोरोना वायरस कंट्रोल हो रहा है, इनफैक्ट इंडिया में तो केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और ओवरऑल जो बाहर की कंट्रीज हैं उनमें भी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये सब देखते हुए थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। हाँ, कुछ स्टॉक्स बढ़ेंगे, चाहे वो फार्मा के हों, चाहे वो एफएमसीजी हों, चाहे कुछ और हों, तो उनको टाइम टू टाइम देखा जा सकता है बाय करने के लिए, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। तो वो आप चीजें जरूर देखें और उस हिसाब से अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। और मैं भी स्टॉक्स अपनी तरफ से एजुकेशनल पर्पसेस के लिए रिकमेंड करता रहूंगा, उसमें आप अपना स्टडी करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके उनमें आप चाहें तो पोजीशन ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। और जो भी आपके कमेंट्स हों वो जरूर लिखिएगा, और वीडियो को अगर आप पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।